हैदराबाद से 4 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक दिन पहले जन्मदिन था। वह 51 वर्ष के हो गए हैं। इसी के चलते वह सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, जो अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश के कद्दावर नेताओं में से एक इसलिए माने जाते हैं कि वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कई बार उनके तीखे सवालों से दो चार होना पड़ा, कई बार बहस भी हुई। हैदराबाद से 4 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक दिन पहले जन्मदिन था। वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। वक्त नहीं है हाईलाइट पढ़ने का, लेकिन फिर ही हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी देश के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, जो अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बने रहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कई बार उनके तीखे सवालों से दो चार करते नजर आते हैं। कई बार उनकी नेताओं से भी बहस हुई है। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले ओवैसी का अंदाज ही कुछ अलग है, लेकिन कई बार इसी के चलते वह विवादों से घिर जाते हैं। हैदराबाद से 4 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक दिन पहले जन्मदिन था। वह 51 वर्ष के हो चुके हैं। इसी के चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। पीएम लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है, पता नहीं क्यों राज्य सरकार इस पर चुप है। ओवैसी ने कहा, यह लॉकडाउन असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। यह संघवाद के खिलाफ है। यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें चुप क्यों हैं। ओवैसी के नए बोल, कोरोना से मरने वालों को मिलना चाहिए शहीद का दर्जा। पिछले दिनों ओवैसी ने कोरोना से मरने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, जिससे काफ़ी विवाद हुआ था। ओवैसी ने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, जो भी लोग कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं उन्हें शहीद कहा जाएगा। ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार के पहले कफन का आवश्यकता नहीं है और उन्हें मरने के बाद तत्काल दफन किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की गर्म की रक्षा करेंगे। स्पीकर से उम्मीद है कि आप रेफरी बने रहेंगे, गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ओम बिरला के स्पीकर नियुक्त होने पर ये बयान दिए थे। स्पीकर ओम बिरला से बोले, उम्मीद है आप रेफरी बने रहेंगे। पिछले साल जून में जब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए थे तो सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान ओवैसी ने जो कहा उसका हर कोई मुरीद हो गया। ओवैसी ने कहा, उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करेंगे। स्पीकर से उम्मीद है कि आप रेफरी बने रहेंगे, गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप राइट साइड से आए हैं, विचारधारा भी दक्षिणपंथी हो सकती है, लेकिन आपसे निवेदन ही है कि लेफ्ट साइड का भी ध्यान रखें। ओवैसी ने कहा था, आपको अपनी ताकत हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके फैसले से ही सदन ठीक ढंग से चल पाएगा। संसदीय लोकसभा में मंत्री नहीं, आपके हिसाब से सदन चलेगा, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं। और संसद में फाड़ दी थी नागरिकता संशोधन बिल की काफ़ी। पिछले साल दिसंबर महीने में ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल CAB के दौरान चर्चा के वक्त ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए काफ़ी फाड़ दी थी। इस पर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। बिल को फाड़ते हुए ओवैसी ने कहा था, यह एक और विभाजन होने जा रहा है। यह बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। मैं बिल को फाड़ता हूँ जो हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास करता है। यह बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। मैं बिल को फाड़ता हूँ जो हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास करता है। असदुद्दीन ओवैसी CAB को लेकर संसद में गृह मंत्री से हुई थी तीखी बहस। 15 जुलाई 2019 को NIA संशोधन
विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी। बिल तो पारित हो गया था, लेकिन दोनों के बीच बहस ने सभी का ध्यान खींचा था। ओवैसी ने कहा था कि यह आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर खड़े होकर कहने लगे कि बीजेपी सदस्य जिस निजी वार्तालाप का उल्लेख कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। क्या बीजेपी सदस्य इसके सबूत सदन के पटल पर रख सकते हैं? अयोध्या फैसले पर बोले ओवैसी, हमें खैरात की ज़रूरत नहीं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा था कि वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले में 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले को उन्होंने खारिज करते हुए कहा था कि यह न्याय नहीं है। उन्होंने कहा था मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, इसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। मुसलमान इतना गरीब नहीं कि वह 5 एकड़ ज़मीन नहीं खरीद सकता। यदि मैं हैदराबाद की आवाम से भी भीख मांगूं तो 5 एकड़ ज़मीन ले सकेंगे। हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर दूं तो 5 एकड़ ज़मीन हम यूं ही ले लेंगे। हमें किसी भी भीख की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। आज इंडिया का सबसे उभरता हुआ चेहरा माने जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब आपको बताएंगे कि एआईएमआईएम कब बनी और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एमआईएम भारत सरकार के तेलंगाना राज्य में स्थित एक मान्यता प्राप्त राजकीय राजनीतिक दल है, जिसका हैदराबाद के पुराने शहर में प्रधान कार्यालय है, जिसकी जड़ें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं, जो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी। एमआईएम ने 1984 से हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट जीती है। 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है और भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की। इस पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लोकसभा के मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान के हाथों स्थापना से लेकर 1948 तक, जबकि यह संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था। इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में हैदराबाद के राजनेता सैयद कासिम रिजवी भी शामिल थे, जो रजाकार नाम के हथियारबंद हिंसक संगठन के सरगना भी थे। एमआईएम को खड़ा करने में इन राजकारों की अहम भूमिका थी। उस पर 1948 में हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय होने के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरा भाग जो 1957 में इस पार्टी की बहाली के बाद शुरू हुआ, जब उसने अपने नाम में ऑल इंडिया जोड़ा और साथ ही अपने संविधान को बदला। कासिम रिजवी ने, जो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई के समय मजलिस के अध्यक्ष थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे, पाकिस्तान चले जाने से पहले इस पार्टी की बागडोर उस समय के एक मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हवाले कर गए थे। उसके बाद से यह पार्टी इसी परिवार के हाथ में रही है। अब्दुल वाहिद के बाद सलाउद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष बने और अब उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष और सांसद हैं। जब उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता बने, तब इसी परिवार और मजलिस के नेताओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने भड़काऊ भाषणों से हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मजलिस के समर्थक उसे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे हिंदू संगठनों का जवाब देने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। राजनीतिक शक्ति के साथ साथ ओवैसी परिवार का एक मेडिकल और एक इंजीनियर कॉलेज, कई दूसरे कॉलेजों और 2 अस्पताल भी शामिल हैं।
एमआईएम ने अपनी पहली चुनावी जीत 1960 में दर्ज की, जबकि सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगरपालिका के लिए चुने गए और फिर 2 वर्ष बाद वो विधानसभा के सदस्य बने। तब से मजलिस की शक्ति लगातार बढ़ती गई। सन 2018 में एमआईएम ने महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर की नई पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। यह राजनीतिक दल महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य के कुल 48 सीटों में 47 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था और औरंगाबाद की एक सीट पर एमआईएम जीत दर्ज की है। तो आप बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला भाग दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि एमआईएम कहाँ, कैसे और कब कामयाब हुई। आप लोग दें हमें इजाज़त, इसके लिए शुक्रिया। Sir, I want to bring to notice of the Honorable Minister through you is that from my constituency, 11 people are stuck in Mashhad in Iran, and the Indian embassy is telling them to come to Tehran. They cannot come. Sir, my request to you that please ensure that they come to Tehran and bring them back. They're all pilgrims. And will you also add United States in those countries, because US is now the increasing number of virus in US also. Thank you. मीम न्यूज़ वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।